हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे। दोस्तों, एक बात मेरे दिमाग में आ रही थी कि गाड़ियों में जो कंट्रोलर लगा रहता है वो लगाने की ज़रूरत क्या है। क्योंकि मोटर से बैटरी में कनेक्शन लगा दे तो मोटर डायरेक्ट चलेगी, आराम से चलेगी। तो हमको ज़रूरत क्या है कि हम कंट्रोलर लगाएं। तो मैं उसी टॉपिक पे थोड़ा सा आपको डिटेल देने जा रहा हूँ कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी ऐसे ऐसे कंट्रोलर लगाने की, या फिर ये कंट्रोलर बहुत एडवांस होती है। ये एडवांस कंट्रोलर की क्या ज़रूरत पड़ी। इसमें माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड कंट्रोलर होता है, पीएमसी होता है। इसकी क्या ज़रूरत पड़ी। बिना कंट्रोलर लगाए के हम गाड़ी को ऑपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि मोटर तो चलेगी, बैटरी में वायर डायरेक्ट लगा देंगे तो इसी टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कस करते हैं। दोस्तों, होता क्या है, सिंपल लॉजिक है कि यदि गाड़ी में डायरेक्ट कोई भी गाड़ी में मोटर लगाया, यदि मोटर में हमने डायरेक्ट सप्लाई दे दिया तो मोटर की जो रेटेड स्पीड है, फुल स्पीड का, मान लीजिए 2700 RPM है, 2000 RPM है, 3500 RPM है, उस पूरी स्पीड के साथ वो मोटर घूमेगी। लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए होता है कि आपको स्पीड कंट्रोल करना है, धीरे करना है, तेज करना है, या फिर स्टार्टिंग में धीरे 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 स्पीड बढ़ानी है। तो उस कंडीशन को अचीव करने के लिए हमको एक कंट्रोलर लगाया जाता है। कंट्रोलर क्या करता है, मोटर के वोल्टेज को कंट्रोल करके उसको मोटर को देता है, मतलब बैटरी के वोल्टेज को कंट्रोल करके मोटर को देता है। तो बैटरी के वोल्टेज को कंट्रोल करने का जो मेथड है, इसमें अलग अलग मैकेनिज्म जो लगे रहते हैं, उसके हिसाब से कंट्रोलर एडवांस, बहुत ज़्यादा एडवांस होता है, पीएमसी होता है। इस तरह का कंट्रोलर अलग अलग होता है। तो उस मेथड को हम थोड़ा बहुत समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले डीप जानकारी हमको ये चाहिए कि और भी इसकी क्या ज़रूरत पड़ेगी कंट्रोलर लगाने की। तो इसकी शुरुआत हम करते हैं यहाँ से कि जैसे पेट्रोल और डीजल गाड़ियाँ जो होती है, कोई भी गाड़ी, देखिए फोर्कलिफ्ट इज इक्वल टू गाड़ी। फोर्कलिफ्ट में एडिशनल क्या है कि फॉर्क लगा है, या फिर हाइड्रोलिक फंक्शन, या फिर उस हाइड्रोलिक फंक्शन से हम लोग कोई भी दूसरा काम कर सके। बाकी जो फॉरवर्ड रिवर्स होने का कंडीशन जो है वो सेम कोई भी गाड़ी, 4 व्हीलर 2 व्हीलर जैसा ही है, इसमें कोई चेंज नहीं। इलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिक वाला सिस्टम, और डीजल पेट्रोल है तो डीजल पेट्रोल वाला सिस्टम, लेकिन फॉरवर्ड रिवर्स वाला कंडीशन सेम है इलेक्ट्रिक अपनी फोर्कलिफ्ट में भी और नॉर्मल 4 व्हीलर 2 व्हीलर गाड़ियों में भी। तो हम लोग वहाँ से शुरू करते हैं, होता है इसकी ज़रूरत क्या है। तो देखिए, नॉर्मल 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ियों में जो मान लीजिए पेट्रोल वाली है, डीजल वाली है, तो उसमें क्या होता है, एक इंजन लगा रहता है, इंजन के बाद एक क्लच प्लेट लगा रहता है, क्लच प्लेट के बाद एक गियर बॉक्स रहता है। उसके बाद गियर बॉक्स से निकलने के बाद हमको जो टॉर्क है, ट्रांसमिशन होता है अपना व्हील में, चक्के में। तो इतने बीच में क्यों लगाया जाता है। डायरेक्ट इंजन से डायरेक्ट चक्के में यदि लगा दें हम लोग ये इंजन को, या चक्के में डायरेक्ट टॉर्क सप्लाई कर दे तो भी गाड़ी चलेगी। बीच में गियर बॉक्स लगाने की क्या जरूरत पड़ी, क्लच प्लेट लगाने की क्या जरूरत पड़ी, इसको पहले थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। देखिए, सबसे पहले लगाया गया क्लच प्लेट। चलो हम बोलेंगे कि यदि गाड़ी रोकनी हो तो इंजन बंद कर दे तो रुक जाएगी, लेकिन इंजन बंद करके फिर बार बार चालू करना एक अलग कंडीशन, और फुल स्पीड में चलाना एक अलग कंडीशन। मान लिया जाए, एग्जाम 1 बाय 1 समझते हैं। मान लिया जाए हमने गियर बॉक्स निकाल दिया, मान लेते हैं हमने गियर बॉक्स निकाल लिया, क्लच प्लेट लगा है। क्लच प्लेट से आपको व्हील में सप्लाई जा सकता है, यदि हमने इंजन चालू किया तो जा सकता है, या फिर इंगेज या डिस्क एंगेज हो सकता है। क्लच प्लेट का क्या काम है पता है, इंजन से जो आपको नेक्स्ट लेवल ट्रांसमिशन है, जैसे गियर बॉक्स में है, उस गियर बॉक्स और इंजन को डिस्कनेक्ट करेगा। डिस्कनेक्ट इन द सेंस ये कह सकते हैं कि इंजन घूम रहा है लेकिन गियर बॉक्स को घूमने नहीं, गियर बॉक्स को ऐसा फ्री कर देगा कि उसको इंजन से उसको सप्लाई नहीं जाएगी, ऐसा होता है। तभी तो हमने गियर बॉक्स से निकाल दिया एक कंडीशन के लिए, मान लेते हैं। तो इंजन से क्लच प्लेट में सप्लाई आएगा उसका टॉर्क, इंजन का टॉर्क, और उस क्लच प्लेट से सीधा व्हील में चला जाएगा। तो हमने इंजन स्टार्ट किया तो गाड़ी आपको इंजन के लोड के हिसाब से फुल स्पीड में चलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब ये कहिएगा कि फुल स्पीड में चलनी शुरू हो जाएगी तो उससे क्या दिक्कत है, हम लोग इंजन का एक्सेलेटर को कंट्रोल करके तो गाड़ी चला ही सकते हैं। लेकिन इंजन का जब टॉर्क जो रहता है कम, लोअर आरपीएम पे, कम आरपीएम, जब आप एक्सेलेटर नहीं दबा रहे हैं तो इंजन का टॉर्क जो रहता है वो कम रहता है। इंजन में एक्सेलेटर देने की क्या जरूरत पड़े, एक बार इंजन स्टार्ट किया फुल स्पीड में चले, जरूरत क्या है कि हम एक्सेलेटर दबाएं। तो एक्सेलेटर से क्या होता है, इंजन का स्पीड कंट्रोल होता है, इंजन का जो मूवमेंट है वो कंट्रोल होता है। और इंजन के मूवमेंट कंट्रोल होने से, उसके स्पीड कंट्रोल होने से होता है क्या है, आपका गियर बॉक्स का स्पीड भी कंट्रोल हो। 1 नंबर गियर पे भी आप एक्सेलेटर दबाएंगे तो थोड़ी स्पीड ज़्यादा रहेगी, और एक्सेलेटर कम करेंगे थोड़ी स्पीड कम रहेगी। 4 नंबर गियर पे भी लगा कर रखें तो आपको एक्सेलेटर दबाएंगे तो थोड़ी स्पीड ज़्यादा आएगी, और एक्सेलेटर कम नहीं दबाएंगे तो स्पीड कम आएगी। मतलब आपको एक्सेलेटर से इंजन का स्पीड कंट्रोल होगा, और उससे गियर बॉक्स का भी स्पीड कंट्रोल होता है, और गियर बॉक्स का स्पीड कंट्रोल होगा, अल्टीमेटली आपकी गाड़ी का स्पीड का कंट्रोल होगा। तो मतलब हमने एक्सेलेटर सिर्फ इसीलिए दिया है कि हम गाड़ी के स्पीड को कंट्रोल कर सकें, समझ गए।
ये चीज़ें होती है। तो उसी तरह से, क्योंकि गाड़ी का स्पीड कंट्रोल नहीं होगा और हमने फुल स्पीड में डायरेक्ट चला दी तो लपड़े लपड़े समझ रहे हैं ना, कुछ भी हो सकता है, परेशानी पड़ेगी, नहीं चला सकते उस कंडीशन में। तो जैसे इंजन में हमने एक्सेलेटर का कंट्रोल दिया है, गियर बॉक्स का कंट्रोल दिया है, क्लच प्लेट का कंट्रोल दिया है इंजन वाली गाड़ियों में, उसी तरह से इसमें सबको मिला के एक कंट्रोल रहता है, कंट्रोलर, जो कि मोटर के वोल्टेज को कंट्रोल करता है और कुछ काम नहीं। अब कहिएगा कि इसमें तो गियर बॉक्स भी रहता है, तो गियर बॉक्स होने का रीजन ये है कि आपको सिर्फ स्पीड रिड्यूस करेगा, रेड्यूस गियर बॉक्स रहता है इसमें। आप इसके गियर बॉक्स में आप 1 2 3 गियर सेलेक्ट नहीं कर सकते, समझ रहे हैं ना। इसमें बिल्कुल आप कोई भी गियर सिलेक्शन आपको नहीं मिलेगा फिजिकली। आप बोले गियर सिलेक्शन रहता है सर, वो जो कॉम्बिनेशन स्विच है, फॉरवर्ड या स्विच में उसमें हाई लो रहता है, यस इलेक्ट्रिकली आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वो कंट्रोलर के थ्रू कंट्रोल होगा, गियर बॉक्स के थ्रू नहीं होगा। तो समझिए इस चीज़ को। तो आपको क्या करना है, होता क्या है कि आपको उसमें कंट्रोलर को ऑपरेट करने के लिए बैटरी का सप्लाई चाहिए, और बैटरी का सप्लाई कंट्रोलर में आ जाए तो उसके बाद आपको मोटर में सप्लाई देगा। लेकिन कंट्रोलर को कौन बताएगा कि कितना स्पीड में चलना है? कुछ तो कहानी होगी, या तो कोई बताने वाला होना चाहिए कि भाई इसको इतना स्पीड में चलाना है मोटर को, कंट्रोलर कोई तो बताने वाला होना चाहिए। तो उस बताने वाले का नाम है एक्सेलेटर पॉट। क्योंकि हम तो बताएंगे, लेकिन हम कंट्रोलर को क्या बोले, भाई धीरे चल, ऐसा नहीं बोल सकते ना, ये भाई थोड़ा तेज चल ना, ऐसा बोलेंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा। सभी मशीनों का अलग अलग लैंग्वेज होता है, उसके लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा। उसके लैंग्वेज में कन्वर्सन के लिए लगा रहता है आपको एक्सेलेटर पॉट। उसका लैंग्वेज क्या है कंट्रोलर का, जो हमारी कंट्रोलर यूज होती है, वो रेजिस्टेंस की भाषा समझता है। लेकिन दोस्तों ये हमारी कंट्रोलर जो है हमारी भाषा नहीं समझेगी। हमारा HLL है, हम लोग जो बोलते हैं ना लैंग्वेज, ये इसको बोलते हैं HLL, ह्यूमन लेवल लैंग्वेज, कंप्यूटर के हिसाब से बोलेंगे तो वो जो समझेगा MLL, मशीन लेवल लैंग्वेज, इसको बोलते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज। लेकिन मशीन लेवल लैंग्वेज में भी बहुत सारा का अलग अलग लैंग्वेज होता है, लेकिन ये जो भाषा है आपको समझेगा हमारा कंट्रोलर जो भी लगा रहता है इलेक्ट्रिक गाड़ियों में, हमारी फोकलिफ्टों में, स्टेकरों में, ई रिक्शा में, वो मशीन लेवल लैंग्वेज समझेगा। लेकिन उसको लैंग्वेज वैसा में कन्वर्ट कौन करेगा? हम बोलेंगे किसी को कन्वर्ट करने, तो किसको बोले? कोई तो हो आदमी। जैसे हम लोग अमेरिका में गए और हमको इंग्लिश नहीं आती, अमेरिकन को हिंदी नहीं आती है, अब तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो बीच में कोई तो हो जो हमारा हिंदी उसको इंग्लिश में बताए और उसका इंग्लिश हमको हिंदी में बताए, ऐसा कोई तो हो। तो उस मीडिएटर को, जो कन्वर्टर जो रहता है, उसको क्या बोलते हैं आपको? ट्रांसलेटर। तो वो ट्रांसलेटर हम इसमें कन्वर्टर बोल सकते हैं। वो कन्वर्टर को HLL to MLL में कन्वर्ट करने वाले को बोलते हैं, HLL to MLL में कन्वर्ट करने वाले को बोलते हैं हम यहाँ पे एक्सेलेटर पॉट। इस कंडीशन में हर जगह अलग अलग है। इनकोडर के लिए अलग इनकोडर हो जाएगा, स्पीड कंट्रोल का फीडबैक के लिए इनकोडर हो जाएगा, अलग अलग। ये हमको सिर्फ आपको ह्यूमन इनपुट दे रहे हैं हम उसको स्पीड कंट्रोल करने के लिए, उसके लिए एक्सेलेटर पॉट यूज होता है। एक्सेलेटर पॉट में क्या होता है कि आप जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ाएंगे, कंडीशन के हिसाब से होता है, जरूरी नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ एग्जैक्ट वही है। कंडीशन ये भी हो सकता है कि आप 0 to 5 किलो ओम का एक्सेलेटर पॉट उसमें यूज कर रहे हैं, या फिर 5 to 0 किलो ओम का एक्सेलेटर पॉट यूज कर रहे हैं। आजकल इतने एडवांस कंट्रोलर आ गए कि उसमें आप 0 to 5 किलो ओम का भी रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं, 5 to 0 किलो ओम का भी पोटेंशियोमीटर यूज कर सकते हैं। तो ये नहीं कर सकते कि 0 to 5 किलो ओम में, लेकिन इन जनरली आप मान लीजिए कि 0 to 5 किलो ओम वाले रेजिस्टेंस में क्या होता है, कंट्रोलर क्या समझेगा, यहाँ पे 0 ओम मिल रहा है तो 0 स्पीड, ये स्पीड है, ये ओम है। किसी को ऐसे जो डायग्राम होता है इसको ओम बोलते हैं, ये स्पीड है, ये 0 स्पीड पे चलेगा इतने पे। यदि 5 किलो ओम पे चला गया एक्सेलेटर रेजिस्टेंस, तो ये फुल स्पीड पे चलेगा, फुल स्पीड पे चलेगा। मतलब क्या हुआ कि यदि कंट्रोलर को हमको फुल स्पीड पे चलाना है, उसको 5 किलो ओम का रेजिस्टेंस देना पड़ेगा उसके इनपुट में। दोस्तों देखिए, यदि ये 0 किलो ओम का हम इसको इनपुट देंगे कंट्रोलर को, तो वो 0 स्पीड पे चलेगा। वैसे 5 किलो ओम का स्पीड दे दिए तो फुल स्पीड पे चलेगा। तो इसी तरह से बीच में जितने रेजिस्टेंस होंगे ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा और स्पीड इंक्रीज होता जाएगा। कंट्रोलर क्या समझता है, स्पीड उसको देना है, वोल्टेज बढ़ाना है मोटर के लिए। जैसे वोल्टेज बढ़ेगा तो मोटर का स्पीड बढ़ेगा, तो मोटर का स्पीड ज़्यादा करना है, कंट्रोलर को आपको रेजिस्टेंस देना पड़ेगा। कितना रेजिस्टेंस दीजिएगा उतने उसके हिसाब से वो स्पीड में चलेगा। तो ये रेजिस्टेंस देने की जरूरत क्यों पड़ी? ये रेजिस्टेंस जो हम लोग देते हैं वो कंट्रोलर में किसको देते हैं? जानकारी तो ये भी होनी चाहिए ना, कंट्रोलर को देते हैं, लेकिन कंट्रोलर में किसको देते हैं? ये जरूरी नहीं कि मैं 0 to 5 बोल रहा हूँ, 5 to 0 किलो ओम का प्रोग्रामिंग रहेगा ना,
तो ये 5 किलो ओम रहेगा तो जीरो स्पीड रहेगा, और 0 किलो ओम आएगा तो फुल स्पीड हो जाएगा, डिपेंड करता है प्रोग्रामिंग के हिसाब से। लेकिन वही समझिए उसको रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज होगा, उसके हिसाब से वो स्पीड चेंज करेगा। लेकिन अब ये समझते हैं कि ये रेजिस्टेंस हम लोग देते किसको, रेजिस्टेंस समझ रहे हैं। पोटेंशियोमीटर जो है ना वो एक तरह का वेरिएबल रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है पोटेंशियोमीटर। वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब उसका रेजिस्टेंस घटेगा बढ़ेगा, घटेगा बढ़ेगा। आप चाहे तो जितना दबाएंगे पैर उतना घटेगा बढ़ेगा, जितना छोड़ेंगे पैर उतना घटेगा बढ़ेगा। मतलब उस हिसाब से पोटेंशियोमीटर इसीलिए लगा रहता है को कंट्रोलर को रेजिस्टेंस अलग अलग लेवल पे दे सके, और उस पोटेंशियोमीटर को आप पैर के हिसाब से पैडल जो दबाते हैं सीधा अंदर पोटेंशियोमीटर ऑपरेट होता है। अब ये समझते हैं ये हमने रेजिस्टेंस देते किसको, ये रेजिस्टेंस कंट्रोलर में किसको देते हैं, किसके लिए हमारा ये काम क्या है कि रेजिस्टेंस किसको दे देते हैं। हमें यहाँ दबाए एक्सेलेरेटर फुट लेते रेजिस्टेंस जाता कहाँ पे है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक चीज मैं आपको नया चीज बता रहा हूँ, 3 चीज बताता हूँ आपको। एक होता है FET, एक होता है MOSFET। इस चीज को ध्यान से समझिएगा, यदि आपको कंट्रोलर बनाना सीखना है तो थोड़ा सा समझ लीजिएगा, दिमाग में आ जाएगा। उसके बाद होता है IGBT। मैं 3 टर्म ही बताऊंगा, ज्यादा टर्म नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसका नाम है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसका नाम है मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मेटल ऑक्साइड उसको दिए वाला फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। ये इसका नाम है इंसुलेटेड गेट, इंसुलेटेड गेट। इसके बाद बाइपोलर ट्रांजिस्टर, बाइपोलर ट्रांजिस्टर। अब देखिए मैंने सब में ट्रांजिस्टर लगाया, इसमें भी ट्रांजिस्टर है, इसमें भी फेक लगेगा तो ट्रांजिस्टर हो जाएगा, इसमें भी ट्रांजिस्टर है। तो मतलब ये सारे ट्रांजिस्टर का ही टाइप है, टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर। सब में फर्क ये है कि इसका स्पीड थोड़ा लो रहेगा, ये हायर रहेगा, ये हाईएस्ट रहेगा। अब स्पीड क्या समझे, मोटर का स्पीड की नहीं बात बोल रहा हूं, ये स्पीड इसका फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी आप ऐसे समझिए कि जब भी हम मोटर को सप्लाई देते हैं ना तो एक फ्रीक्वेंसी पे चलता है। ये कितनी स्पीड से स्विचिंग डिवाइस एक तरह से समझिए स्विच करता है, पावर को ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऐसे करता है, उससे आपको ये स्पीड कंट्रोल होगा। तो ज़्यादा डीप मैं नहीं समझा रहा हूँ, कंफ्यूज हो जाइएगा। ये पावर को ऑन ऑफ करता है, ये बहुत तेजी से पावर ऑन ऑफ कर सकता है, ये थोड़ी कम तेजी से पावर ऑन ऑफ कर सकता है, ये थोड़ी और कम तेजी से पावर ऑन ऑफ कर सकता है। तो सबसे तेज ये है IGBT। तो सब अभी बहुत एडवांस कंट्रोलरों में ना IGBT आता है, जो आपको ये क्या बोलते हैं SME का कंट्रोलर आपने शायद देखा हो, तो उसमें IGBT मॉड्यूल आता है। और कर्टिस वर्टिस में मॉस्फेट आता है, लेकिन मॉस्फेट भी इतनी बुरी नहीं है, IGBT का केस अलग है, मॉस्फेट का केस अलग है, लेकिन ये भी एकदम बेहतर आउटपुट देता है। ये दोनों का कंपैरिजन में एक है, लेकिन IGBT लगा सबसे बेहतर होता है। तो सबसे बेहतर हर जगह जरूरत नहीं पड़ती, कहीं कहीं कम वाले की भी जरूरत पड़ती है। तो जितनी बाकी सारे कंट्रोलर आपके नजर में आती है, 90% कंट्रोलर आपको मॉस्फेट बेस्ड आती है, फेट बेस्ड आजकल डेट में कोई भी कंट्रोलर नहीं आ रही है। तो ये समझिए बंद ही है, ये और ये यही दोनों आती है। तो आपको क्या होता है, देखिए मॉस्फेट का एक डायग्राम मैं बनाता हूँ, आपको फोटो दे दूंगा, फोटो देखिएगा। ये जो मॉस्फेट है ना, इसमें 3 पार्ट होता है। कोई भी ट्रांजिस्टर देखेगा ना उसमें 3 लेग रहेगा, 3 लेग रहता है। तो इसमें क्या होता है, गेट सॉरी मॉस्फेट में 3 लेग रहता है, 1 2 3। अब इसमें क्या होता है, एक इनपुट रहता है, एक आउटपुट रहता है, बीच वाला आउटपुट रहेगा, और ये रहता है गेट। एक गेट रहता है, ये जरूर नहीं है, एक गेट रहता है। तो गेट का क्या काम है, ये जो हम रेजिस्टेंस यहाँ से एक्सेलेरेटर कॉर्ड से जो देते हैं ना, सीधा गेट में समझ मान के चलिए गेट में जाता तो माइक्रो कंट्रोलर के ग्रुप बेसिक में बता रहा हूँ, ये गेट में जाएगा। ये गेट में आप जितना रेजिस्टेंस ज्यादा देंगे ना, जितना आर की वैल्यू ज्यादा होगी ना, इसका यहाँ पे पावर मान लीजिए बैटरी से दे दिए तो आपको उतनी ज्यादा इसमें पावर आउटपुट देगा मोटर में। हम यही होता है, ये जो मॉस्फेट है, मॉस्फेट समझिए, ये मॉस्फेट के गेट में जितना रेजिस्टेंस ज्यादा देंगे उतना पावर ज्यादा देगा।
जितना रेजिस्टेंस कम देंगे उतना पावर कम देगा। तो यह पे हम लोग समझिए इनडायरेक्टली घूम फिर के आपका एक्सीलरेटर पोर्ट का वैल्यू इसी मॉसफेट में जाता है। तो अंदर जब भी आप कंट्रोलर खोलें अंदर सीरीज ऑफ काले 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 ये चीज़ लगे रहेंगे, उसमें वही आपका मॉसफेट है। जब आप कंट्रोलर खोलेगा तब सीरीज ऑफ काले 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 नीचे जो लगे रहते हैं वही मॉसफेट है। IGBT भी लगा रहता है तो डिपेंड करता है उसके हिसाब से। तो ये सारे मॉसफेट और IGBT लग रहे हैं, तो उसी में हम लोग रेजिस्टेंस का वैल्यू घटाते बढ़ाते हैं, तो आपको मोटर का स्पीड घटता है और बढ़ता है। अभी देखिए सिंपल वाला हुआ, कंट्रोलर तो बहुत एडवांस आ रहा है, उसमें माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड रहता है, माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड रहा, सारा डिसीजन यही लेता। माइक्रो कंट्रोलर मतलब ये हो गया कि जैसे आपका कंप्यूटर का प्रोसेसर है ना, या फिर कंप्यूटर का CPU, उस तरह से समझिए कि वो हो गया माइक्रो कंट्रोलर। तो ये अंदर में एक तरह का अब जो कंट्रोलर आती है आजकल, जो भी कंट्रोलर आ रहे हैं सब ये माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड आ रही है। अंदर में समझिए एक कंप्यूटर लगा हुआ है, जो भी डेटा इसको आएगा जाएगा सब इसी के थ्रू जाएगा। एक्सेलेरेटर पोर्ट यहीं पे जाएगा, आपका फॉरवर्डेबल स्विच का इसी में जाएगा, सब कुछ एनकोडर का इसी में जाएगा, एवरीथिंग कुछ भी आप इनपुट आउटपुट देगा सब इसमें जाएगा। चाहे टेम्परेचर सेंसर है, चाहे कुछ भी और भी कितने सारे सेंसर सब इसमें इनपुट जाएगा। उसके बाद ये दिमाग लगा कि भाई इसके हिसाब से सेफ्टी क्या फायदा देता है, तभी ये आगे देगा। हो सकता है या फिर एक्सेलेरेटर पोर्ट में जो लिमिट स्विच है वो भी इसी में जाएगा। तो ये सारी चीजें कंपाइल करेगा। ये ऐसा मान लीजिए जैसे एक्सेलेरेटर पोर्ट हम लोग दबाते हैं, लिमिट स्विच खराब होगा तो आपको फॉल्ट आएगा। तो फॉल्ट कैसे आता है, ये माइक्रो कंट्रोलर बताता है कि भाई एक्सेलेरेटर पोर्ट तो दबा दिया, लिमिट स्विच दबाया नहीं तो मैं चलने दूंगा गाड़ी को। ऐसा ही इसमें डायरेक्ट होता तो क्या लिमिट स्विच इसको पता है, इसको रेजिस्टेंस मिला चल जाएगा, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर डिटेक्ट कर लेगा ना भाई लिमिट स्विच नहीं दबाया तो मैं नहीं चलने दूंगा। इसी तरह से टेम्परेचर सेंसर यदि खराब हो गया, फिर टेम्परेचर ज्यादा हो गया मशीन का, तो ये टेम्परेचर सेंसर भाई ज्यादा टेम्परेचर हो गया मैं गाड़ी नहीं चलने दूंगा। तो ये सारा डिसीजन लेगा, ये मालिक हो जाता है। माइक्रो कंट्रोलर जो है पूरे कंट्रोलर का मालिक हो जाता है। उसके बाद इसने डिसाइड करते हैं कि क्या सब कुछ सही है, उसके बाद फिर आगे देता है। जैसे घर का मुखिया क्या होता है, लड़ाई हो गई 10-12 लोगों में, सबसे पूछेगा भाई तुम्हारा क्या है, तुम्हारा क्या, सबका बात सुनेगा, उसके बाद बताएगा नहीं नहीं ऐसा ऐसा करो वही बेहतर है, जो बेहतर है वही करने देगा। इस तरह से ये माइक्रो कंट्रोलर काम करता है कंट्रोलरों में। मुझे इतनी सी बात है कंट्रोलरों की, ये बेसिक सी बात है। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ ये कंट्रोलर सिर्फ इसलिए लगाते हैं कि हम लोग मोटर का स्पीड कंट्रोल कर सकें। मोटर का स्पीड कंट्रोल इसलिए करते हैं क्योंकि हमको गाड़ी की स्पीड कंट्रोल करनी है। तो उसका बेसिक ये है, ये जो मैंने बताया ना उसका बेसिक ये है, ऐसे कंट्रोल होता है और इसके लिए कंट्रोल होता है। तो ठीक है दोस्तों, आज वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।